इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में आज यहाँ पर हम आर्टिकल 17 की बात करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि आर्टिकल 17 में क्या दिया हुआ है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, उनकी भी यहाँ पर हम बात करेंगे। अगर आपको पहले के आर्टिकल्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 17 की बात करें तो इसमें लिखा है अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, यानी कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाना चाहिए और किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है तो वो फॉरबिडन होगा, यानी कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा और लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। ये तो हम जानते हैं कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि अनटचेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए अगर आपको कोई बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि छूने से फैल जाती है, तो अगर कोई आपको क्वारंटीन कर देता है तो उसको अनटचेबिलिटी नहीं मानते। अनटचेबिलिटी क्या होता है इसकी यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसके लिए देवराजा वर्सेस पद्मना केस हुआ था 1958 में, जहाँ पर मैसूर हाई कोर्ट ने कहा था कि अनटचेबिलिटी ये जो वर्ड है ये आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम ग्रामेटिकल सेंस में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अनटचेबिलिटी वर्ड का जो मीनिंग है इसको हम ग्रामेटिकल सेंस या लिटरल सेंस में नहीं समझेंगे। इसका डेवलपमेंट जहाँ से हुआ है हम वहाँ से इसका मीनिंग डिराइव करेंगे। जैसे कि पहले के टाइम पर जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट को अनटचेबल मानते थे, तो वहाँ से ही इसका मीनिंग निकाला जाएगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अगर किसी को बहुत खतरनाक बीमारी है, उसकी वजह से अगर कोई फिजिकल टच अवॉइड करता है या क्वारंटीन किया जाता है उस पर्सन को, तो ये अनटचेबिलिटी नहीं होता है। तो फिर अनटचेबिलिटी क्या होता है इसको यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया था और बोला गया था कि अगर यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यानी कि कोई पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लिया है, उसकी वजह से अगर आप उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं या फिर अनटचेबिलिटी उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तभी उसको अनटचेबिलिटी माना जाएगा। यानी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ही अनटचेबिलिटी कहा जाता है। सेम यही बात फिर से दोहराई गई थी जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो कि 1993 में हुआ था राजस्थान हाई कोर्ट में। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि अनटचेबिलिटी का मीनिंग होता है किसी भी स्पेसिफिक कास्ट में जन्म लेने की वजह से किसी के साथ में भेदभाव करना। इसके अलावा अगर हम स्टैच्यूटरी इनैक्टमेंट्स की बात करेंगे, यानी कि इसमें कौन कौन से लॉ बने हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस करता है वो एक ऑफेंस होता है और लॉ के अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाती है। तो जब भी हम पार्ट 3 की बात करेंगे जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर इससे रिलेटेड यहाँ पे पनिशमेंट की बात की गई है तो इसके लिए जो लॉ बनाया जाता है वो आर्टिकल 35 के अंतर्गत बनाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ने इसको इफेक्ट में लाने के लिए यहाँ पे लेजिस्लेशन पास किया था आर्टिकल 35 का यूज़ करते हुए। तो 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आता है, लेकिन बाद में ये देखा जाता है कि इसमें जो पनिशमेंट दिया गया है वो काफ़ी नहीं है। तो इस पर एक कमेटी बिठाई जाती है और इसमें बहुत सारे सुधार किए जाते हैं। काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाता है, मैंडेटरी जेल यहाँ पर लाया जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन रूल भी यहाँ पर लाया जाता है और 1976 में इसको फिर से रीनेम करके इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये बन जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो ये इसी का नया वाला स्वरूप है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1989 में SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट भी आया था, जहां पर और भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की बात की गई थी और इसके लिए स्पेशल कोर्ट का प्रोविज़न भी ऐड किया गया था। नॉन बेलेबल मेजर्स भी यहां पर लाने की बात की गई थी। तो ये दोनों एक्ट यहां पर इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इससे रिलेटेड प्रोविज़न की बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम इलेक्शन आपको यहाँ पर जानना चाहिए।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन है जो कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो वो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा, यानी उसको इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट में ये कहा गया है कि जब भी एससी या फिर एसटी के जो मेंबर होते हैं, यानी कि स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग होते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सोशल डिसेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है तो कोर्ट ये पहले से ही मान लेगा कि उनको जो भेदभाव किया गया है वो अनटचेबिलिटी के आधार पर किया गया है, जब तक सामने वाला इसके लिए कोई अदर रीज़न ना दे दे, यानी कि वो कोई और कारण ना बताएं, तब तक कोर्ट यही मानेगा कि एससी और एसटी के खिलाफ में आपने जो सोशल डिसेबिलिटी की है वो अनटचेबिलिटी के आधार पर की है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जुडिशियल केसेस की बात करेंगे तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ 1982 में। यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि आर्टिकल 17 जो है ये स्टेट के अगेंस्ट तो अप्लाई होता ही है, लेकिन ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी अप्लाई किया जा सकेगा, यानी कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, उन्होंने भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की है तो उनको भी सज़ा दी जाएगी। स्टेट क्या होता है इसके लिए आप आर्टिकल 12 देखिएगा, वहाँ पर हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंगले केस हुआ था 1993 में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 17 का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो नया सोशल ऑर्डर बनाए जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो, यानी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी जो है ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 17 का ही एक पार्ट है। लास्ट में यहाँ पे सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 2014 में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होता है ये भी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है और इसको पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। जो मैनुअल स्कैवेंजर हैं उनका रिहैबिलिटेशन किया जाना चाहिए आर्टिकल 17 और आर्टिकल 21 के अंतर्गत। यहाँ पे क्या हुआ था कि कई बार जो सेप्टिक टैंक होते हैं या मैन होल्स होते हैं या कोई भी नाले होते हैं जो कि काफ़ी डेंजरस होते हैं, टॉक्सिक गैसेस जिसमें होती हैं, उसमें कोई इंसान खुद से जाता है और उसकी सफाई करता है, तो ये सारी चीज़ें लोअर कास्ट के द्वारा कराई जा रही थी। तभी यहाँ पर ये फैसला दिया गया था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है ये सीधा अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, इसको प्रोहिबिट करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरी तरीके से बैन हो जाएगा। इसका ये मतलब था कि अगर आप बिना सेफ्टी के, बिना जाने बूझे ये सारी चीज़ें किसी से करवाते हैं तो ये अनटचेबिलिटी होगा। तो ये है आर्टिकल 17 जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आई होप अब आपको यहाँ से ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही छोटे छोटे नॉलेजेबल वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।